पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बैराम खां नागौर से गुजरात की तरफ जा रहा था, किंतु माहम अनगा ने नासिरुल मुल्क उर्फ मुल्ला पीर मोहम्मद खां को बैराम खां के पीछे भेज दिया ताकि वह बैराम खां को हिंदुस्तान से बाहर कर दे। इस अपमान से आहत होकर बैराम खां ने मक्का जाने का निश्चय त्याग दिया तथा भारत में ही रहकर माहम अनगा तथा नासिरुल मुल्क का दिमाग दुरुस्त करने का निर्णय लिया। उन दिनों नागौर रियासत के दक्षिण में जोधपुर रियासत तथा उत्तर में बीकानेर रियासत थी। ये तीनों राठौड़ रियासतें मारवाड़ रियासत में से निकली थीं तथा इन तीनों रियासतों के राजाओं का पूर्वज एक ही व्यक्ति था, जिसे भारत के इतिहास में राव जोधा के नाम से जाना जाता है। उस समय राव मालदेव जोधपुर राज्य का राजा था। वह अत्यंत स्वाभिमानी और वीर राजा था। वह किसी मुसलमान बादशाह अथवा सेनापति को अपने राज्य में नहीं घुसने देता था। उसने अकबर के पिता हुमायूं को भी अपने राज्य में नहीं घुसने दिया था। जब राव मालदेव को ज्ञात हुआ कि अकबर का प्रधानमंत्री बैराम खां अपने पद से हटाए जाने के बाद मक्का जा रहा है तथा वह जोधपुर राज्य से होकर गुजरेगा, तो राव मालदेव ने एक सेना अपनी सीमा पर तैनात कर दी ताकि यदि बैराम खां जोधपुर राज्य में घुसे तो उसे बंदी बना लिया जाए। जब बैराम खां को यह ज्ञात हुआ तो वह बीकानेर रियासत की ओर मुड़ गया। उस समय राव कल्याणमल बीकानेर रियासत का राजा था और उसका युवा पुत्र कुंवर राय सिंह रियासत का प्रबंध किया करता था। जब उन दोनों को ज्ञात हुआ कि बैराम खां बीकानेर रियासत में आना चाहता है, तो उन दोनों ने बैराम खां का स्वागत किया तथा उसे अपने महलों में अतिथि बनाकर रखा। उधर जब अकबर को ज्ञात हुआ कि बैराम खां ने मक्का जाने का निश्चय त्याग दिया है तथा वह पंजाब जाने की नीयत से बीकानेर की तरफ मुड़ गया है, तो अकबर चिंतित हो गया। उसे लगा कि बैराम खां की योजना राजपूत राजाओं से सहयोग प्राप्त करने की है। अकबर जानता था कि यदि बैराम खां को राजपूतों का सहयोग मिल गया तो अकबर के लिए बैराम खां से निपटना असंभव हो जाएगा। इसलिए अकबर ने एक लंबा पत्र बैराम खां को भिजवाया। इस पत्र में राजनीति के सभी दांव पेच खेले गए थे तथा बैराम खां की प्रशंसा एवं बुराई दोनों ही लिखी गई थी। आश्वासनों और धमकियों से भरपूर इस पत्र में अकबर ने लिखा कि खान खाना जाने कि वह इस बड़े घराने का पाला हुआ है। हमारे पिता ने उसकी सेवा और भक्ति देखकर उसे पाला और हमारी शिक्षा का बड़ा काम उसे सौंपा। अपने पिता की मृत्यु के बाद हमने उसकी पिछली बंदगी का विचार करके सल्तनत के सारे काम उसी पर छोड़ दिए। उसने जो अच्छा और बुरा करना चाहा किया। यहाँ तक कि इन 5 वर्षों में ऐसे कुकर्म भी किए जिनसे सब लोगों को उससे घृणा हो गई। जैसे शेख गदाई को सारे मौलवियों एवं सैयदों के ऊपर इतना बढ़ाया कि उसको भी तस्लीम करने की माफ़ी दे दी और वह बड़े घमंड से घोड़े पर सवार होकर हमसे हाथ मिलाता था। बैराम खां ने अपने सेवकों को तो खान और सुल्तान के खिताब देकर डंके, झंडे और बड़ी उपज के देश दिए और मेरे पिता के अमीरों, खानों तथा सुल्तानों को, जिनका अधिकार बड़ा था, रोटी का भी मोहताज कर दिया। और जो हमारे बाबा और पिता के सेवक वर्षा उम्मीदवारी करते थे, उन्हें खाने को भी न दिया। और जो लोग हमारी सवारियों और शिकारों में दौड़ते थे, उनके प्राणों तक पर लागू था। अपने नौकरों को तो जो भांति भांति के अन्याय और अपराध करते थे कुछ नहीं कहता था, और हमारे नौकरों से जरा भी चूक हो जाती या कोई झूठे को ही उसका नाम ले लेता तो भी उन्हें मारने और उनके घर लूटने में देर नहीं करता था। शाह कुली नारंजी, मोहम्मद ताहिर
और लंग सारबान जैसे धूर्तों और खुशामदियों को सत्यवादी समझकर पालता था और उनका पक्ष करता था। शाह कुली ने आज्ञा भंग की तथा अश्लील उत्तर दिया, जिससे वह जीभ काट लेने और वध करने योग्य था, परंतु खान खाना ने उससे कुछ नहीं कहा और सुनकर चुप ही रहा। ऐसे ही लंग सारबान ने भी उसके और दूसरे लोगों के समक्ष ऐसा कटु वाक्य बोला था कि उसे प्राण दंड दिया जाता। बली बेग को वह आप जानता है कि कजलबाशों में उसकी क्या औकात थी और क्या उसने सेवा की थी, परंतु उसे अपना जवाई जानकर बड़े बड़े अमीरों से भी उसका दर्जा बढ़ा दिया। हुसैन कुली को, जिसने अब तक एक मुर्गे से पंजा भी नहीं लड़ाया था, सिकंदर खां, अब्दुल खां तथा बहादुर खां के बराबर उपजाऊ जागीरें दी और हमारे बड़े बड़े सरदारों को ऊजड़ गांवों पर टाला। फिर इन दिनों में तो उससे ऐसे ऐसे अनाचार होने लगे थे जिनसे हमको क्लेश ही क्लेश होता जाता था। और तो क्या, जो थोड़े से लोग हमारे पास रह गए थे उनसे भी वह अलग करके हमको अकेला ही रखना चाहता था। इसलिए हम आगरे से दिल्ली चले आए और उसे लिखा कि कुछ पेच ऐसे पड़ गए हैं कि वह हमसे मिल नहीं सकता है, और हम उससे इतना बहुत दुख पाकर भी उसको वैसा ही खान खाना जानते हैं और उसके चित्त की शांति के लिए शपथ करते हैं कि उसके धन और प्राण हरने का हमारा विचार कदापि नहीं है। परंतु हम राज्य के काम आप ही किया चाहते हैं। इसके सिवा और जो मनोरथ हो अर्जी में लिख भेजो, सो जिस रीति से हम योग्य समझेंगे हुक्म देंगे। वह अक्सर हमसे कहा करता था कि अब समय आ गया है कि आप अपनी बादशाही का काम किया करें। इसलिए हमने जाना था कि वह हमारा काम सुनकर प्रसन्न होगा, परंतु सुना गया कि उसने राज्य तृष्णा से 40 साल तक हमारे घर से अपने लालन पालन और पोषण होने का उपकार भूलकर दुर्जनों का कहना माना, जो उसको स्वामी द्रोह और कृतज्ञता के पापों का भागी बनाना चाहते हैं। उसने हमारे घर द्वारा किए गए उपकारों को न समझकर सिकंदर खां के बेटे और तातार खां को उपद्रव करने पर उकसाया है और सल्तनत में विघ्न डालने के लिए पंजाब जाने का विचार किया है। हमको इन बातों का विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह हमारे घर में पला है और हमारा हुक्म मानना उसका धर्म है। अब हमारा यह कहना है कि जो लोग उसको बहकाते हैं उन्हें पकड़कर हमारे पास भेज दे। हमने इन 5 सालों में सदा उसका उचित और अनुचित कहना माना है। अब वह भी हमारा वाजिब हुक्म न टाले। हम उसके अपराध क्षमा कर देंगे और जो वह सेवा में आना चाहेगा तो उचित समय देखकर बुला भी लेंगे, क्योंकि अभी तक उसकी पिछली सेवा और भक्ति हमारे हृदय में है। हम चाहते हैं कि उसका नाम, जो देश देशांतर में सुविख्यात हो रहा है, स्वामी द्रोह में निंद्रित न हो जाए। हमने उसे चेता दिया है, सो वह कभी कुछ और विचार न करे, परंतु यदि अब भी घमंड से नहीं मानेगा तो हम सेना सजाकर आते हैं, उसको नष्ट कर देंगे। हमारे उदय का समय है और उसके अस्त का। हम जीतेंगे और वह हारेगा, पछतावेगा और पकड़ा जावेगा। क्या वह अपने विनाश काल का अनुभव इस प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं करता है कि इन 5 वर्षों में उसने अपने मनुष्यों की कैसी कुछ पालना इस आशा से की थी कि बुरे दिन में काम आएंगे, और जिनको भाई एवं बेटा कहता था, कभी जिनके अलग होने का लेश मात्र भी गुमान नहीं करता था, वे सब अभी से उसको छोड़ गए हैं, और जो थोड़े रह गए हैं वे भी एक एक करके हमारे पास चले आएंगे और उसे अकेला छोड़ देंगे। अगली कड़ी में देखिए, शेख गदाई घोड़े पर सवार होकर बादशाह से हाथ मिलाता था। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।
धन्यवाद।